हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम उसके आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक हम लोगों ने कल के वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, राजकोषीय नीति का तात्पर्य है। तो राजकोषीय नीति मतलब फिजिकल पॉलिसी की बात की जा रही है। तो फिजिकल पॉलिसी में बताना कि आपको क्या क्या आते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है खुले बाजार की क्रिया, दूसरा ऑप्शन है आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है विदेशों से ऋण और चौथा है करारोपण और सरकारी व्यय। तो जो आपका फिजिकल पॉलिसी होता है, फिजिकल पॉलिसी में आपके टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, डेप्ट, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल पॉलिसी में आती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, करारोपण और सरकारी व्यय। ये आपका फिजिकल पॉलिसी में आएगा। बाकी खुले बाजार की क्रिया, आरक्षित अनुपात, ये सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर आएंगे, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपके खुले बाजार की क्रिया और आरक्षित अनुपात आ जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रतिगामी करारोपण कार्य करने की क्षमता पर डॉट डॉट प्रभाव डालता है। तो इसमें बताना आपका जो प्रतिगामी करारोपण मतलब रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो आपके कार्य करने की क्षमता पे कैसा प्रभाव डालता है। तो पहला है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल, तीसरा है तटस्थ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो आपका कार्य करने की क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है। और जो आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है वो ऐसा टैक्स रेट होता है कि जैसे इनकम बढ़ने पे आपका जो टैक्स रेट घटता जाता है, तो उस तरह के टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जैसे आपकी आय जितनी अधिक होगी तो उसका जो आप टैक्स होगा वो आपका उतना ही कम होता जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिग्रेसिव टैक्स में। और इस टैक्स में क्या होता है कि जो अधिक बोझ होता है वो पुअर लोगों पे इसका ज़्यादा बोझ पड़ता है, और जो रिच लोग होते हैं उन पे इसका बोझ कम पड़ता है। ठीक। तो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है और ये कार्य करने की क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ आपका पूछा है कि गुणक होता है। ठीक है। गुणक मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन दिया पहला 1/MPC, दूसरा है 1/1 - MPS, तीसरा है 1/MPS और चौथा है 1/1 - MPS। ठीक है। तो जो आपका मल्टीप्लायर होता है उसका फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का K = 1/1 - MPC। ठीक है। ये होता है आपका मल्टीप्लायर का फार्मूला। ठीक है। और ये जो 1 - MPC होता है इसी को हम लोग MPS भी कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको क्या दिया है, 1/1 - MPC दिया है या 1/MPS दिया। ठीक। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया 1/MPC दिया। ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 1/1 - MPC होता है। ठीक। और दूसरे ऑप्शन में दिया 1/1 - MPS दिया है। ठीक। तो यहाँ पे MPS की जगह MPC होना चाहिए। ठीक। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरे ऑप्शन में दिया आपका 1/MPS। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो मल्टीप्लायर हो गया 1/MPS या 1/1 - MPC भी आपका मल्टीप्लायर ही होता है। दोनों 1/MPS या 1/1 - MPC दोनों आपको जहाँ भी दिख जाएगा वो आपका मल्टीप्लायर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम सन 2000 में आया था, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो आप बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में पूछा है कि नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, ठीक। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1991 में, दूसरा है 1992 में, तीसरा है 1990 में और चौथा है 1993 में। तो जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो आपका आया था कि 1991 में लागू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1991, जिसमें आपको एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी 1991 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर सिराज के करारोपण के नियमों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात की जा रही है। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन बताना है कि जो प्रोफेसर सिराज ने दिया था वो कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया आधिक्य, दूसरा है लोच, तीसरा है मितव्यता और चौथा है अनुमोदन। तो जो प्रोफेसर सिराज ने बताया था कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में, तो उन्होंने आधिक्य के बारे में बताया था, लोच के बारे में भी बताया था और मितव्यता के बारे में भी बताया था। तो आपका ये अनुमोदन है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो यहाँ आपका पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुमोदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन नीति उपाय आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है, ठीक। तो इसमें पूछा आयात की भौतिक मात्रा मतलब फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए, तो जहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई तो वो आपका होता है कोटा में, ठीक। कोटा में आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोटा। फिर आपका होता है कि ये ऑप्शन नंबर 3 प्रशुल्क की जो बात की मतलब टैरिफ। तो टैरिफ मतलब आपका होता है एक तरह से टैक्स जैसे लगता है, उस तरह की ये इंटरनेशनल गुड्स पे लगता है। और ये कोटा जो होता है ये भी इंटरनेशनल ट्रेड के इंटरनेशनल ट्रेड से जो गुड्स आते हैं उन पे लगता है। तो इसमें क्वांटिटी को लिमिट किया जाता है, और जबकि टैरिफ में ऐसा क्वांटिटी को लिमिटेड नहीं किया जाता। आप कितनी भी क्वांटिटी लाइए, बस उस पर एक निश्चित या जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो एक तरह का टैक्स लगा दिया जाता है उस पर। तो ये कोटा और टैरिफ में थोड़ा डिफरेंस होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, ठीक है। तो इसमें आपको सही कथन बताना है जो कि WTO के बारे में पूछा है, WTO के बारे में। तो पहला ऑप्शन है WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तीसरा है एक अमेरिकी व्यापार संगठन और चौथा है एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था। तो ये आपका हो जाएगा WTO जो है एक गैट के सदस्यों द्वारा बनाया गया संगठन था, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि WTO कब बना था, तो ये आपका हो जाएगा 1995 में WTO अस्तित्व में आया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि गेट कब आया था, तो गेट का आप लोग डेट याद कर लीजिए 1948 में, ठीक। ये आप दोनों डेट याद रखिए क्योंकि पीजीटी में डेट से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो WTO 1995 और गेट का आपका 1948 में है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत में उद्देश्य रहा है। पहला ऑप्शन दिया विस्तृत कर आधार प्राप्त करना, दूसरा है अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना, तीसरा है कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे जो मेन उद्देश्य रहा है वो विस्तृत कर आधार भी प्राप्त करना है, अच्छा सुशासन भी है और कर अनुपात को विवेकपूर्ण बनाना भी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में संघीय वित्त व्यवस्था के विकास क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से सर्वाधिक लाभ भारतीय संघ को किस व्यवस्था से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया ऑटोनोमियर अवार्ड, दूसरा है देशमुख अवार्ड, तीसरा है गाडगिल अवार्ड और चौथा है वित्त आयोग। तो जो भारत में संघीय वित्त व्यवस्था है इसके विकास के क्रम में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको
वित्त आयोग के गठन से ही हुआ है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच संसाधनों का आवंटन करता है। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वित्त आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो आपको यहाँ पे मॉड वैट की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन आपका 1986 है, दूसरा ये 1990 है दूसरा ऑप्शन, और तीसरा है 1994 और चौथा है 1997 में। तो आपको डेट बताना है कि मॉड वैट कब आया था इंडिया में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986। ये आपका 1986 में मॉड वैट प्रारंभ किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? तो पहला है सेवाओं पर कर, दूसरा है उत्पाद शुल्क, चौथा है आयकर और पांचवा है सीमा शुल्क। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा एक ऐसा कर है जो केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्पाद शुल्क। ये उत्पाद शुल्क जो है आपका, ये राज्यों के साथ केंद्र इसको शेयर करता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु, दूसरा है राज्यों के अनुदान निर्धारण हेतु, चौथा है तीसरा है राज्यों के मध्य कर इतर आय के निर्धारण हेतु, और चौथा है राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आवंटन हेतु। तो ये आपका गाडगिल फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपका IMP लगा लीजिएगा, इस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो गाडगिल फार्मूला का प्रयोग होता है वो जो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनको जो केंद्र सहायता देती है उसके संदर्भ में इस फार्मूले का निर्माण किया गया था कि मतलब केंद्र कितनी सहायता राज्य की योजनाओं को देगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये आपका आया था गाडगिल फार्मूला 1969 से 69-70 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसमें आपका एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इस फार्मूले के अनुसार जो योजनाबद्ध सहायता है उसका जो केंद्र सरकार है वो 30% जो है अनुदान के रूप में देती थी, मतलब सब्सिडी के रूप में, और बाकी जो 70% रहता था वो डेप्ट के रूप में देती थी। ठीक है, तो ये 30 और 70 का कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर रख लिया। गाडगिल फार्मूले में यूज हुआ था और कब आया था? तो 69 और 70 में आया था। और किस लिए प्रयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग इसमें से याद रखिएगा। 30 + 70 और डेट याद कर लीजिएगा 69-70, और ये राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता हेतु यूज होता है गाडगिल फार्मूला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। औसत स्थिर लागत, ठीक है, AFC के बारे में आपसे पूछा। इसमें AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहला दिया है उत्पादन के किसी भी स्तर पर समान बनी रहती है, दूसरा है उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, तीसरा है उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती जाती है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि AFC जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो AFC में क्या चेंज होगा, वो घटेगा, बढ़ेगा या सेम बना रहेगा। ठीक है, तो जो आपका AFC होता है, AFC = TFC अपॉन टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। तो जैसे जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब आउटपुट आप बढ़ा रहे हैं, और ये आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहता है ये तो आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, बस आपका आउटपुट बढ़ेगा। ठीक, तो जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है और ये फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये आपका घटने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती जाती है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं, जैसे मान लिए ये टोटल फिक्स्ड कास्ट है, ये तो आपका फिक्स रहेगा, मान लिए 100 है, ठीक है। और आपकी जो आउटपुट है वो आपका मान लीजिए बढ़ बढ़ रहा है, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, इस तरह बढ़ा, ठीक है। तो अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे तो पहले मान लीजिए 10 था, आउटपुट 10 था और आपका फिक्स्ड कास्ट 100 था, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे 100/10, तो ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। फिर आपका आउटपुट बढ़ा, फिक्स्ड कास्ट तो वही रहेगा आपका 100 ही, आउटपुट अब बढ़ के 20 हो गया। तो अब देखेंगे आपका ये हो गया, एवरेज हो गया आपका 5 हो गया, ठीक। तो पहले 10 था फिर 5 हो गया। फिर अगर आउटपुट बढ़ के 50 हो जाता तो आपका एवरेज कास्ट 2 हो जाएगा। तो 10, 5, 2 इस तरह आपका घटता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स्ड कास्ट घटता जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उदासीन वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं क्योंकि, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है कि IC1 मूल बिंदु से नतोदर होता है, दूसरा IC2 मूल बिंदु से नतोदर होता है, तीसरा है IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं, IC1 और IC2 समानांतर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं उनका एक दूसरे को ना काटने का मेन रीजन ये होता है कि इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो अलग अलग होते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो इंडिफरेंस मैप होता है उसमें अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं। तो जो प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया IC1 हो गया, ठीक है, IC1 हो गया, ये हो गया IC2 हो गया, ये हो गया आपका IC3 हो गया। तो IC1, IC2 और IC3 में यदि हम लोग देखें तो IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 दिखाता है और IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है IC3 दिखाता है, ठीक है। तो यदि इंडिफरेंस कर्व अगर एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका IC2 और ये है आपका IC1, ठीक है। IC1 IC2 अगर यहाँ पे कट करेंगे तो ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि IC1 लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा और IC2 जो है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। इसीलिए ये जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं, ठीक, इसीलिए वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित मदों में से किस मद पर केंद्रीय सरकार की राजस्व राशि सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस पे होती है। तो ये आपका हो जाएगा पहला है स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा उपदान, तीसरा अनुदान और चौथा है ब्याज भुगतान। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ब्याज भुगतान, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये आपका थोड़ा करंट टाइप का क्वेश्चन है। ये उस टाइम अभी आप लोग जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अभी 2022 है तो 2022 का बजट आप देख के जाइएगा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट पे ही सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला कथन दिया है कि व्यापार की शर्त उस समय अनुकूल होती है जब उसके आयातों के मूल्य की तुलना में उसके निर्यातों का मूल्य अधिक होता है, लेकिन जब आयातों के मूल्य अधिक हो जाते हैं निर्यातों की तुलना में तो व्यापार शर्त प्रतिकूल हो जाती है, ठीक है। और कारण बी में दिया है कि व्यापार की शर्त की प्रतिकूलता को नियंत्रित करने के लिए प्रशुल्क प्रभार का प्रयोग किया था जिससे आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ता है और आयात में कमी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यह आपको बताना है कि दोनों कथन में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं और एक दूसरे के रीजन भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका है, तो पहला आपका कह रहा है कि व्यापार की शर्त उस समय अनुकूल होती है जब उसके आयातों के मूल्य की तुलना में उसके निर्यातों का मूल्य अधिक होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जब आपके निर्यातों के मूल्य आयातों के मूल्य से अधिक होंगे तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो आपके अनुकूल होगी, और जब आयातों के मूल्य अधिक होंगे तो वो प्रतिकूल हो जाती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है।
फिर कथन कारण बा में कहा है कि व्यापार की शर्त की प्रतिकूलता को नियंत्रित करने के लिए प्रशुल्क प्रभार मतलब टैरिफ को लगाया जाता है, जिससे आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग टैरिफ लगाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड से जो गुड्स आते हैं बाहर से, जो उन पे अगर हम टैरिफ लगा देते हैं तो उनकी प्राइस जो है बढ़ जाती है। जो आयात करके लाते हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है और आयात में कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग उसको कम परचेज करेंगे। तो ये भी आपका सही है, तो आपका दोनों कथन सही है और आ समर्थन करता है बा का। ठीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस कर को प्रत्यक्ष कर नहीं कहा जा सकता है? तो पहला है आयकर है, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा उपहार कर और चौथा है उत्पाद कर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पाद कर को प्रत्यक्ष कर नहीं, ये आपका परोक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है उत्पाद कर। बाकी तीनों आपके डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन उसका गठन कब किया गया था। तो पहला 1951 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1954 और चौथा 1950 में। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वो आपका 1951 में गठित किया गया था। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन 1951 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा केसी नियोगी। और इस समय पूछेगा कि इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो इसमें आपका 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और इसके अध्यक्ष अगर पूछेगा तो इसके अध्यक्ष हैं आपके एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 3-4 बातें याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग 1951 में अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी अध्यक्ष हो गए। फिर अभी कौन सा चल रहा है, तो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और अभी के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके एन.के. सिंह हैं। ठीक है, ये 3-4 बातें यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, इसमें बताना IMF जो उसके मेंबर कंट्री है उनको किस तरह का ऋण प्रदान करता है। तो पहला है दीर्घकालीन निवेश के लिए, दूसरा है भारी उद्योगों की स्थापना के लिए, तीसरा है भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए और चौथा है देश में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए। तो जो आपका IMF होता है वो भुगतान संतुलन के घाटे मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो घाटे हैं उनको कम करने के लिए जो उसके मेंबर कंट्री रहते हैं उनको ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि IMF की स्थापना कब हुई थी, IMF, तो ये आप लोग डेट याद रखिएगा 1945। ठीक है, IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ये आप लोग IMF से याद कीजिएगा और इसका डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और PGT एग्ज़ाम में काफ़ी चांस है कि आ भी सकते हैं। तो IMF 1945 में, और ऋण अपने जो मेंबर कंट्री उनको किस तरह का ऋण देता, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कम करने के लिए देता है। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गीकरण में से मनोरंजन कर का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय स्रोत, तीसरा है राज्य सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत और चौथा है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत। तो मतलब आपको बताना है कि जो मनोरंजन टैक्स होता है वो आपका किस तरह का टैक्स है और केंद्र का है कि ये स्टेट का है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है मनोरंजन कर होता है ये आपका राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की अदृश्य मदें हैं। ठीक है, अदृश्य मदें मतलब इनविजुअल की बात की जा रही है। तो पहला है विदेश से प्राप्त लाभांश, दूसरा है विदेशी पर्यटकों से प्राप्त लाभांश प्राप्त आय, तीसरा है विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय और चौथा है विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय। तो यहाँ आपका ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से कोई कौन से ऑप्शन होते हैं। तो जो आपकी अदृश्य मदें उसके अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जाती हैं लोगों को वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो सेवाओं में जैसे आओगे आपका
बैंकिंग सेवाएं हो गई, फिर बीमा हो गया, फिर जहाजरानी हो गई, फिर तकनीकी ज्ञान जैसे बता दिए, या फिर कुछ पर्यटन वाले जो हो गए वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत, या फिर विदेशों से जो लाभांश प्राप्त होता है वो, ये सब चीज़ें आपके अदृश्य मदों में आएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी और विदेशों से प्राप्त लाभांश और पर्यटकों की सेवा, ये सब चीज़ें आपकी अदृश्य मदों में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला दिया है विदेशों से प्राप्त लाभांश, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है विदेशी पर्यटकों से प्राप्त है, ये भी आ जाएगा। फिर बीमा सेवाओं का विक्रय, ये भी आ जाएगा। फिर विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त सभी, ये सभी आपके अदृश्य मदों में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 वैगनर की परिकल्पना संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो वैगनर की हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन दिया सार्वजनिक आय से, दूसरा है सार्वजनिक व्यय से, तीसरा है मुद्रा की पूर्ति से और चौथा है सार्वजनिक ऋण से। तो जो वैगनर की हाइपोथेसिस है वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर से वैगनर की हाइपोथेसिस रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 हिनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया सरकार धीरे धीरे दिवालिया हो जाती है, दूसरा है पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ जाती है, तीसरा है समग्र मांग गिरती है और चौथा है मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो यहाँ आपका हिनार्थ प्रबंधन जो है, मतलब इसको डिफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है ऐसी स्थिति का सूचक है जिसमें जो है जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है उसकी रेवेन्यू से अधिक होती है, और जो सरकार इस घाटे को, जैसे उसका एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया उसकी रेवेन्यू से, तो इस घाटे को सरकार पूरा करने के लिए या तो वो सेंट्रल बैंक से या फिर वो आम पब्लिक से ऋण लेती है। ठीक है, और या फिर वो नए नोटों का सृजन भी करती है जो कि स्फीतकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पूछा गया कि आलोचना क्यों की जाए, तो इस आलोचना करने का मेन कारण यही है डिफिसिट फाइनेंसिंग किससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। हिनार्थ प्रबंधन मतलब डिफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बजट में सर्वाधिक है, भारत के संदर्भ निम्नलिखित में से बताइए। तो पहला ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र, दूसरा है निगम क्षेत्र, तीसरा है घरेलू क्षेत्र और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बचत में सर्वाधिक योगदान किसका है, वो कोई भी चीज़ है भारत के में बचत के संदर्भ में या किसी भी, मतलब अगर बचत में पूछ ले कि आपका बजट में सर्वाधिक योगदान किसका, तो आपका घरेलू क्षेत्र सबसे अधिक बचत करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 घरेलू क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछ लेता कि भारत में सर्वाधिक बचत की जाती है तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा सरकारी, निगम या घरेलू स्तर दिए तो आपको घरेलू क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक बचत की जाती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।